हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मानव तंत्र क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था अंगों के समूह को तंत्र कहते हैं और तंत्र में हमने पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। तो आपको आगे पढ़ाने से पहले मैं एक बार पूरा रिवाइज कराना चाहती हूँ। तो इसमें देखिए, पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था भोजन के बड़े अणु और जटिल अणुओं को सरल और छोटे अणुओं में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। पाचन की प्रक्रिया आहार नाल में संपन्न होती है। पाचन के 5 चरण होते हैं, उनके बारे में बताया था। अंतर्ग्रहण, मुख के द्वारा ग्रहण, पाचन, पाचन का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। फिर पढ़ा था अवशोषण, रक्त के द्वारा ग्रहण करना। फिर है स्वांगीकरण, प्रत्येक कोशिका तक अवशोषित भोजन को पहुंचाना। फिर है मलोत्सर्ग, शेष भोजन को बाहर निकाल देना। फिर हमने पढ़ी थी आहार नाल क्या होती है। आहार नाल इसको हम पोषण नाल भी कहते हैं। आहार नाल वो होती है जिसमें पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होकर मल द्वार तक जाती है। सबसे पहले भोजन मुख में आता है, फिर मुख द्वारा चबाया जाता है। चबाने के पश्चात मुख गुहा में प्रवेश करता है। मुख गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रसिका, ग्रसिका से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मल द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फिर पढ़ा था इसकी लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। शाकाहारियों की मांसाहारियों की अपेक्षा लंबी पाई जाती है क्योंकि वे सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। फिर इसको मैंने फ्लो चार्ट में समझाया था कि आहार नाल किस के अंग कौन कौन से हैं। तो मुख से मलद्वार तक, मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार आदि। फिर हमने पढ़ा था ग्रंथियां, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ये 3 ग्रंथियां इसमें पाई जाती है। फिर है मुख, सबसे पहला हमने टॉपिक लिया था मुख। मुख के द्वारा व्यक्ति ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के पश्चात वे मुख गुहा में गया। मुख गुहा में भोजन को पाचन के लिए निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। तालु, कोमल तालु और कठोर तालु पाया जाता है। फिर है जीभ, जीभ एक मांसल पेशीय संरचना होती है जो हमें स्वाद का ज्ञान कराती है। फिर होठ, जिसके द्वारा हम मुख को खोलेंगे और भोजन को पकड़ेंगे। दांत, दांत पाए जाते हैं जो काटना, पीसना, चबाने का कार्य करते हैं। यवला नामक स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो मुख में ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसके बारे में पढ़ा था हमने, जिसमें हमने जाना था कि जीभ, जीभ मांसपेशियों से बनी संरचना, स्वाद का ज्ञान कराती है, भोजन को घुमाने का कार्य करती है और बोलने में सहायक होती है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था दांत के बारे में। दांत की उत्पत्ति द्विबार दंती होते हैं दांत। छोटे बच्चे में 20 अस्थायी दांत आते हैं और वयस्क में फिर एक्स्ट्रा में 12 और 20 जो अस्थायी टूट चुके हैं वो आकर के स्थायी दांतों की उत्पत्ति होती है, कुल मिलाकर के 32 दांतों की। तो मनुष्य जो होता है वो द्विबार दंती होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 बार दांत आते हैं। संरचना व कार्य के आधार पर 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। फिर हमने इनके दंत सूत्रों के बारे में पढ़ा था, इनके कार्य जाने थे। दांत जो होते हैं, जो इंसाइजर होते हैं वो काटने का काम करते हैं, कैनाइन चीरने फाड़ने का काम करते हैं, प्रीमोलर्स चबाने का काम करते हैं, मोलर्स जो होते हैं वो भी चबाने का कार्य करते हैं। फिर हमने जाना था इनके दंत सूत्रों के बारे में। वयस्क का दंत सूत्र होता है 21-23 अपॉन 21-23 मल्टीप्लाई बाय 2। बच्चे का दंत सूत्र होता है 21-02 अपॉन 21-02 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि जो बच्चा होता है उसमें प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है। फिर हमने इनकी स्ट्रक्चर देखी थी। फिर मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर का जो सबसे कठोर भाग है इनेमल, वो दांतों के ऊपर पाया जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा निर्मित होता है। दंतक्षय जब किसी के होता है, दांतों का क्षरण जब होने लगता है, वो किसके कारण होता है? जब इनेमल क्षतिग्रस्त होने लग जाती है। इनेमल के जस्ट नीचे जो है वो डेंटिन पाई जाती है। डेंटिन से नर्व्स निकलती है जो मस्तिष्क तक संवेदना पहुंचाने का काम करती है। मैंने आपको ये भी बताया था। फिर हमने पढ़ा था यवला के बारे में। यवला में जाना था कि कोमल तालु पर एक छोटी सी स्ट्रक्चर पाई जाती है पीछे की तरफ, ये घंटी नुमा होती है। इसका कार्य होता है मुख गुहा से भोजन को ग्रसनी में धकेलने का, है ना। जैसे ही भोजन हमारे मुख गुहा में फिर यहाँ से ग्रसनी में जाएगा, उसका कार्य कौन करेगी? यवला करेगी। कुछ लोगों की सोते समय यवला का आकार बढ़कर नीचे लटक जाता है,
जिससे वो जब सांस छोड़ता है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे खर्राटे कहते हैं। जब व्यक्ति रात को खर्राटे लेता है उसका कारण ये है कि यवला का आकार बढ़ जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर हमने पढ़ा था कि मुख में कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है। तो मुख में केवल एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं लार ग्रंथि। यह 3 प्रकार की होती है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर सैलाइवरी ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, ये सिर्फ नाम याद रखने, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि इनके बारे में भी पढ़ा जाए। फिर है लाइसोजाइम एंजाइम के बारे में पढ़ा था। मुख में पाए जाने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है ये। लाइसोजाइम पसीने में भी पाया जाता है और आंसुओं में भी पाया जाता है। ये क्या करता है, जो भी जीवाणु प्रवेश करता है उसकी कोशिका भित्ति को गला करके नष्ट कर देता है। फिर हमने पढ़ा था लार की पीएच 6.8 से 7.2 होती है, हल्की क्षारीय होती है। फिर हमने पढ़ा था स्टार्च जो होता है, स्टार्च का 30% पाचन हो जाता है मुख के अंदर, मतलब कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है मुख में। मुख में भोजन बोलस कहलाता है। स्टार्च टाइलिन और एमाइलेज की उपस्थिति में माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मुख में किसका पाचन शुरू हो जाता है। मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। मुख में भोजन की अवस्था क्या कहलाती है, बोलस कहलाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे मुखगुहा। मुखगुहा से भोजन यवला के द्वारा ग्रसनी में डाल दिया गया। ग्रसनी कहाँ पाई जाती है, मुखगुहा, जीभ और तालू के पीछे का भाग ग्रसनी कहलाता है। मुखगुहा, जीभ, तालू के पीछे का भाग ग्रसनी कहलाता है। ये कुप्पीनुमा मतलब कीपनुमा स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ये इस तरीके से। यहाँ पर आहार नाल और श्वास नाल का उभयनिष्ठ स्थान है, मतलब यहाँ पर जो हम श्वास नली आती है वो भी यहीं से निकलती है और जो हमारी ग्रास नाल है वो भी यहीं से निकलती है। एपिग्लोटिस ढक्कन भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने में सहायक, मतलब एपिग्लोटिस यहाँ पर एक तरीके का स्ट्रक्चर पाई जाती है जो भोजन को, जैसे ही हम सांस लेंगे तो ये भोजन वाले मार्ग को बंद कर देगा, और जैसे ये हमारी 2 स्ट्रक्चर हो गई, ये हमारी आहार नाल जा रही है और ये हमारी श्वास नाल जा रही है। ढक्कन एक ही है, एपिग्लोटिस। जैसे ही हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो हमारी सांस रोकनी पड़ती है, तब एपिग्लोटिस इस चीज को बंद कर देगा, श्वास नली को। अब जैसे ही हमने क्या कहते हैं सांस लेना शुरू किया तो ये वाली नली बंद हो जाती है। इसलिए दोनों में से एक कार्य ही कर सकते हैं हम, या तो आहार ग्रहण कर सकते हैं या फिर सांस ले सकते हैं। तो जब हम भोजन को निगलते हैं तब हमारी सांस में रुकाव आता है। ठीक है, और एपिग्लोटिस ढक्कन क्या करता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने में सहायक होता है। तो ग्रसनी क्या है, कीपनुमा स्ट्रक्चर होती है। यहाँ कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ कोई पाचन नहीं होता, बस भोजन यहाँ से ग्रसनी जो है वहां से निकलकर ग्रसिका में आता है। सिर्फ यहाँ पर यह है कि एपिग्लोटिस ढक्कन पाया जाता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का काम करता है। ठीक है, फिर है ग्रसिका। ग्रसनी से ग्रसिका में आया। ग्रसिका में कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। गले से वक्ष से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश। गले से ये हमारे वक्ष स्थल से होता हुआ, ये हमारा वक्ष वाला भाग है, यहां से होता हुआ ये हमारे आमाशय में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, ग्रसिका जो है आमाशय में प्रवेश कर जाती है। इसका मेन कार्य क्या होता है, भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। क्रमाकुंचन गति, जिगजैग मोशन, मतलब कि यहाँ पर म्यूकस, बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जो क्रमाकुंचन के द्वारा भोजन को लसलसा बनाती है और लसलसा भोजन नीचे सरकता हुआ आता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी मुख गुहा के जस्ट पीछे वाला पार्ट होता है, कीपनुमा होता है। यहाँ पर दोनों चीजें पाई जाती है, आहार नाल और श्वास नाल। आहार नाल और श्वास नाल में भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने के लिए एपिग्लोटिस ढक्कन पाया जाता है। फिर हमने पढ़ा ग्रसिका के बारे में। ग्रसिका जो है ग्रसनी के नीचे की तरफ पाया जाता है, यहाँ कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पर जिगजैग मोशन होता है, जिससे क्या होता है,
भोजन को आमाशय में पहुंचाया जाता है। जिगजैग मोशन के द्वारा भोजन आमाशय में पहुंचता है। यहाँ पर बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है जो भोजन को लसलसा बनाती है, जिससे भोजन नीचे सरकता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। अब हम पढ़ेंगे आमाशय, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर दोनों साल आमाशय में से क्वेश्चन आया है। लास्ट ईयर एंटी एसिड का क्वेश्चन आया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाला, और उसके लास्ट ईयर एंजाइम में से पूछा था, शायद पेप्सिनोजन के बारे में। इस तरीके एंजाइम्स में से क्वेश्चन आए थे। तो आमाशय और छोटी आंत के जितने भी एंजाइम्स हैं और जो उनके वर्क है उनको एकदम माइंड में फिट बिठा लेना है। प्लस एंटी एसिड वाला क्वेश्चन आया था जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको भी आपको देखना है। तो अब हम बात करते हैं आमाशय की। जैसे ग्रसिका से भोजन आमाशय में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, आमाशय में प्रवेश करने के पश्चात ग्रसिका से भोजन पुनः आमाशय से पुनः ग्रसिका में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्डियक अवरोधनी पाई जाती है। जैसे ही भोजन एंटर होता है वैसे ही गेट बंद हो जाता है। गेट बंद होता है किसके कारण? कार्डियक स्पिक्निक्टर के कारण, कार्डियक अवरोधनी, इसे स्पिनिक्टर भी बोलते हैं। फिर यहाँ पर जैसे ही आमाशय में पहुंचा तो आमाशय में क्या है, आमाशय की दीवारों में बहुत सारी जठर ग्लैंड्स पाई जाती है जो जठर रस का स्त्राव करती है। जठर रस की पीएच 1.2 से 1.4 होती है, अर्थात अम्लीय होता है जठर रस। ठीक है। जठर रस में 3 तरीके की सेल्स पाई जाती है। पहली होती है ऑक्जेंटिक सेल्स जो HCl का स्त्राव करती है। दूसरी होती है गॉबलेट सेल्स जो श्लेष्मा का स्त्राव करती है। तीसरी होती है जाइमोजन कोशिका जो पेप्सिनोजन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज का स्त्राव करती है। ठीक है। HCl क्या होता है? हानिकारक जीवाणुओं से रक्षा करता है, पेट में अम्लता बनाए रखता है। और श्लेष्मा क्या करता है कि जैसे ही एसिड जो होते हैं वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी दीवार को भेज सकते हैं, आमाशय की दीवार को भेज सकते हैं, इसलिए श्लेष्मा क्या करता है, चारों तरफ एक आवरण बनाता है। ठीक है। जाइमोजन कोशिका, जाइमोजन कोशिका में पेप्सिनोजन HCl के द्वारा सक्रिय होकर पेप्सिन बनाता है, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन में सहायक होता है। ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं श्लेष्मा कोशिका के बारे में। श्लेष्मा कोशिका क्या करेगा, म्यूकस का स्त्राव करेगा। पीला रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है, HCl से आमाशय की दीवारों की रक्षा करता है। म्यूसिन परत क्या होता है कि आमाशय का कार्य क्या है, पाचन करना, लेकिन ऐसा भी तो वो कर सकता है कि वो आमाशय स्वयं का पाचन कर जाए। स्वयं का पाचन वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके चारों तरफ म्यूसिन की परत पाई जाती है, अर्थात श्लेष्मा की परत। चारों तरफ श्लेष्मा की परत पाई जाती है। म्यूसिन म्यूकस से है बना हुआ शब्द है, तो यहाँ पर चारों तरफ इतनी ज्यादा श्लेष्मा की परत पाई जाती है जिसके कारण ये स्वयं का पाचन नहीं करता है। फिर है ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स में HCl व नेज कारक का स्त्राव किया जाता है। HCl क्या करता है, माध्यम को अम्लीय बनाए रखता है, जीवाणु और कीटाणुओं को नष्ट करता है, और निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। फिर है पेप्टिक सेल्स या जाइमोजन सेल्स। ये क्या करती हैं, पेप्सिनोजन का स्त्राव करती हैं। जो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट में ही समझा दिया था कि जठर रस में 3 टाइप की सेल्स पाई जाती है, ऑक्जेंटिक सेल्स, गॉबलेट सेल्स, जाइमोजन सेल्स। ठीक है। यहाँ पर पाया जाती है कार्डियक अवरोधनी जो ग्रसिका से आए हुए भोजन को पुनः ग्रसिका में नहीं भेजती। जैसे ही भोजन आमाशय में प्रवेश करता है ये अपना गेट बंद कर लेती है। ठीक है। कार्डियक अवरोधनी, इसे स्पिनिक्टर भी बोलते हैं इंग्लिश टर्म में। और फिर उसके बाद है सेकंड चीज, गैस्ट्रिक लाइपेज का स्त्राव भी करती है। जाइमोजन सेल्स वो क्या करता है, वसा का पाचन करता है। नेज कारक क्या करता है, विटामिन B12 का अवशोषण करता है। फिर हमने बात करी थी रेनिन के बारे में। रेनिन क्या करता है, शिशु और बछड़ों में प्रेजेंट होता है। अभी वयस्क प्राणी में रेनिन नहीं पाया जाता। ये केवल और केवल माता के दूध में जो पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है उस समय रेनिन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, दूध में केसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। वयस्क में ये निष्क्रिय होता है, शिशु व बछड़े में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर हमने इसमें पढ़े थे 2 टाइप के एंजाइम। पेप्सिन क्या कार्य करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। रेनिन क्या करता है, केसिन को पेरा केसिन में कन्वर्ट करने का काम करता है।
ठीक है, तो हमने पढ़ा आमाशय के बारे में। आमाशय में हमने देखा कि ये जे आकार की संरचना होती है ना। इसमें जठर ग्रंथियां इसके चारों तरफ दीवार पर पाई जाती है, जो जठर रस का स्त्राव करती है। जो जठर रस है उसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, ऑक्जेंटिक सेल्स, गोबलेट सेल्स और जाइमोजन सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती है वो HCl का स्त्राव करती है, गोबलेट श्लेष्मा का स्त्राव करती है, जाइमोजन पेप्सिनोजन रेनिन गैस्ट्रिक का स्त्राव करती है, गैस्ट्रिक लाइपेज का स्त्राव करती है। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा का पाचन करता है। रेनिन जो है छोटे बच्चों में पाया जाता है, जो केसिन प्रोटीन का निर्माण करता है। और पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन का स्त्राव करता है। पहले ये निष्क्रिय होता है, जैसे ही HCl आता है सक्रिय होता है, पेप्सिन बनाता है। पेप्सिन प्रोटीन और पेप्टाइड्स का निर्माण करते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं और पेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट, पेप्टोन्स और डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर ये चीजें हमने जानी। ऑक्जेंटिक सेल HCl व नेसकारक का स्त्राव करती है। नेसकारक B12 विटामिन B12 का अवशोषण करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कुछ पीछे छूटा हुआ है वो बता देती हूँ। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे ठहरता है। जब ये भोजन आमाशय में पहुंचता है तो इस भोजन को हम काइम कहते हैं। ठीक है, ग्रसिका से भोजन जब आमाशय में आता है तो कार्डियक अवरोधनी के कारण वापस ग्रसिका में नहीं जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। फिर है आमाशय से पचित भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो पाइलोरिक अवरोधनी के कारण पुनः आमाशय में नहीं आता। जब आमाशय में अम्लता अधिक हो जाती है तो आमाशय की दीवारों में जलन उत्पन्न होने लगती है, उसे एसिडिटी कहते हैं। तो हमने देखा था कि ये वाली स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए, जैसे ही यहाँ पर एसिड की मात्रा अधिक हुई तो ये क्या होता है कि अम्लता अधिक होने पर, इसने बोला अम्लता अधिक होने पर इसकी दीवारों पर जलन सी उत्पन्न होने लग जाती है, यही प्रक्रिया एसिडिटी कहलाती है। ठीक है, फिर एसिडिटी को कम करने के लिए हम एंटी एसिड का यूज करते हैं। अम्लता को कम करने के लिए हमें क्षारकता की जरूरत होती है, लेकिन क्षारक भी कौन से? दुर्बल क्षारक। तो हम दुर्बल क्षार का यूज करते हैं जिसमें MgOH का होल ट्वाइस, अजवाइन और जीरे में भी कुछ मात्रा में एंटी एसिड पाए जाते हैं जो कि एसिडिटी को खत्म करने में सहायक होते हैं। फिर हमने जाना कि आमाशय में सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, तो एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, भोजन जो है आमाशय जो है जे आकार की स्ट्रक्चर होती है, इसमें ग्रसनी के द्वारा भोजन जो है वो आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय 3 भागों में बटा हुआ होता है, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। कार्डियक के यहाँ पर कार्डियक अवरोध नहीं पाई जाती है, यहाँ पर पाइलोरिक अवरोध नहीं पाई जाती है, जो ग्रसिका में उपस्थित भोजन को पुनः ग्रसिका में आमाशय में उपस्थित भोजन को पुनः ग्रसिका में प्रवेश नहीं करने देती। पाइलोरिक छोटी आंत में पहुंचने के पश्चात भोजन को पुनः आमाशय में प्रवेश करने नहीं देती। आमाशय में भोजन की अवस्था कायम कहलाती है। यहाँ पर एसिडिटी उत्पन्न होने पर हम एंटी एसिड लेते हैं, जिसे MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। यहाँ पर 3 जठर रस पाया जाता है। जठर रस में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ऑक्जेंटिक सेल्स, गोबलेट सेल्स और जाइमोजन सेल्स। आमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। अब हम पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। छोटी आंत, इसके पश्चात हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन हम ग्रंथियों वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।